इजराइल अमेरिका में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध में है कि सऊदी अरेबिया पे सिविल फैसिलिटीज भी नहीं होनी चाहिए। तो 2045 तक ये जो $600 बिलियन की डील है, इसके बदले ईरान लगातार चीन को तेल प्रोवाइड करेगा। कि वो अपने मिलिट्री बेस तक नहीं बचा सके तो सऊदी अरब को क्या ही बचाएंगे। इजराइल से खतरा है सऊदी अरब को, हाँ, ईरान के साथ, कि वो ईरान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और उनका स्पेस प्रोग्राम को तैयार करेगा 2045। और सऊदी अरेबिया के भी अच्छे रिश्ते नहीं माने जाते। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं रावथर पांडे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाले एग्रीमेंट, जो कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है, उसको सहमति दे दी। यानी अब अमेरिका की कंपनी सऊदी अरेबिया में अगले 30 साल के अंतर्गत सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बनाएंगी और सऊदी अरेबिया सिविल न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर पाएगा। इस खबर के क्या मायने हैं? क्या इस खबर के बाद अब मिडिल ईस्ट में सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज की होड़ बढ़ेगी? ईरान इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? साथ ही इजराइल इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है? इन तमाम पहलुओं को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे और इन सभी पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, जय हिंद सभी दर्शकों को। जय हिंद सर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं इस खबर से ही लूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट की रजामंदी दे दी है, यानी अब अमेरिका की कंपनी सऊदी अरेबिया में सिविल पर्पस से न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर पाएंगी। पहली प्रतिक्रिया आपने जब ये खबर देखी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अब एक सिविल न्यूक्लियर रेस तो कहूंगा ही, और वो तो लागू भी है, पर अगर ये सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मिसयूज हो गया, खुदा ना खास्ता, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर न्यूक्लियर वेपनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड हो गया है किस्म से। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका हेल्प कर रहा है तो ईरान को रशिया और चाइना क्यों नहीं मदद करेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके? तो देखें, ये तो अब स्प्रेड होगा, ऐसे नहीं है कि अब ये कंट्रोल्ड रहेगा। ये बाकी देखिए, उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसकी वजह से अब अमेरिका उसे हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। और जिस तरीके से ईरान के ऊपर अमेरिका हावी हो रहा है, उसी तरीके से रूस यूक्रेन के ऊपर हावी हो रहा है। और जिस तरीके से जितना लंबा युद्ध अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दे के या कहीं ना कहीं दिलवा के किसी बाकी अन्य मुल्कों से, खासकर पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को IMF बेलआउट एक शर्त पे मिला था कि वो हथियार और एम्युनिशन यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अभी लड़ाई लंबी चल गई है यूक्रेन और रशिया की। और मुझे नहीं लगता कि रशिया और चाइना ईरान को हथियार देने से रोकने वाले हैं, उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम। और देखिए, ईरान के पास उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले से ही है। उनका बुशहर करके एक जगह है जहां पे कि कम से कम 1500 से 2000 रूसी जो टेक्नीशियंस हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर्स हैं, वो पहले ही वहां पे रहते हैं, ठीक है। फिर इनका नाटांज हो गया, इस्फाहान हो गया, फोर्दो हो गया, ये सारी साइट्स आर न्यूक्लियर एनेबल्ड साइट्स। ओके। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री चलाने के लिए उन्हें लगातार बिजली की जरूरत है। तो ये ईरान ने बोला और इंस्पेक्टर्स को आने भी दिया, IAEA इंस्पेक्टर्स को, ठीक है। और बाद में पता चला कि इस्फाहान नाटांज इनका IRGC का मिसाइल बेस भी था, जो पहले इन्होंने बताया नहीं था। तो देखिए, धीरे धीरे ईरान ने सब कुछ डिस्क्लोज करना शुरू किया, जो कि इंफॉर्मेशन अमेरिका को मिली और अमेरिका ने यहाँ पे बॉम्बिंग कर दी। तो जाहिर सी बात है कि ईरान बैठे बिठाए ये अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी नहीं जाने देगा हाथ से। और इनके पास 470 किलो का अनअकाउंटेड फॉर
एनरिच्ड यूरेनियम है जो कि 70% एनरिच हो चुका है। उसे सिर्फ 10% और एनरिच होना है, और कम से कम फिर वो 10 वेपन से ग्रेड में आ जाएगा। हाँ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड वो बना सकते हैं। तो देखें, अब हम वापस आते हैं जो आपका मेन प्रश्न है। ये कमर्शियल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच, जी। ठीक है। और ये कम से कम पिछले 20 सालों से सऊदी अरेबिया मतलब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को डाइवर्सिफाई कर रहा है। उसे एनर्जी भी चाहिए, उसे अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स भी प्रिजर्व करना है, उसने अपना डीसैलिनेशन सी वाटर के भी प्लांट्स एस्टेब्लिश करने हैं। और वो इस विजन के साथ चल रहा है पिछले 20 सालों से कि 2030 तक वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले आए, ताकि वो एक पोस्ट ऑयल इकोनॉमी वाला विजन, क्योंकि देखें वो अब ये लेके चल रहे हैं कि आने वाले 100 सालों में तेल खत्म हो जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि 2030 से ही वो तेल पे निर्भर नहीं रहे और उनको फिर न्यूक्लियर एनर्जी पे निर्भर हों, और न्यूक्लियर एनर्जी से फिर उनकी इंडस्ट्रीज चले जो कि अभी तेल के ऊपर चल रही है। ठीक बात है तो सर। यूएस ने पहले इनके साथ एक गोल्ड स्टैंडर्ड न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील की थी, जिसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि सऊदी अरब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, वो प्लूटोनियम की रीप्रोसेसिंग नहीं करेगा, ठीक है। उसने ये भी बोला कि बीच बीच में अमेरिका आईएईए के इंट्रूसिव इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स भी लेके आएगा इनकी न्यूक्लियर साइट्स को विजिट करने के लिए, ठीक है। और सऊदी अरब ने ये जो शर्तें रखी थी अमेरिका ने, उससे काफी परहेज करता रहा, रेजिस्ट करता रहा डिप्लोमेटिकली, ठीक है। जिसकी वजह से अब प्रेशर में आके अमेरिका अब कुछ मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहा है और उससे अब अग्री कर लिया है, ठीक है, कि पहली चीज तो सऊदी अरब जो है वो नहीं चाहता कि ये चीन की ओर रुख करे या रूस की ओर रुख करे फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सर चीन का जो एंगल है इस पे मैं आगे आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट में जो अब है सऊदी अरेबिया के वहां पर समर्थन में, न्यूक्लियर एनर्जी के समर्थन में अमेरिका आता है, तो ईरान अब इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? क्योंकि ईरान में भी तो यूरेनियम का ऐसा मामला है जो यूएस और ईरान के बीच में ठना हुआ है। तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरेबिया के भी अच्छे रिश्ते नहीं माने जाते। एक देश जो यूरेनियम रिलीज कर रहा था उस पर अमेरिका रोक लगा रहा है, पूरी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि ईरान भी दावा करता था कि वो सिविल के लिए कर रहा है, ये उसका दावा था। अब सऊदी अरेबिया में भी हो रहा है और इन दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते। तो अब किस तरह से माहौल बदलेगा वहां पर? देखिए, माहौल अभी बहुत ही टेंस और तनातनी का माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि देखें ये शिया और सुन्नी की लड़ाई है वास्तव में। देखा जाए तो सुन्नी मुल्क सऊदी अरब है, मुस्लिम उलेमा का भी पूरा जो सरदार है वो भी सऊदी अरब है, वही इट इज कॉलिंग द शॉट्स। हाँ, सऊदी अरब को अब कंपटीशन देने के लिए इकोनॉमिकली या फिर उलेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएई आगे आ गया कि भाई हमें भी इज्जत चाहिए, हमें भी कोई ना कोई दर्जा चाहिए मुसलमान वर्ल्ड में, उलेमा में। या तो इकोनॉमिकली आप दर्जा दो या फिर रिलीजियस दर्जा दो। सऊदी अरब दोनों का कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है, जिसकी वजह से ये जो यूएई और सऊदी अरब के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और इसी दौरान अगर अमेरिका ने सऊदी अरब को हाँ कर दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, तो उसे हूबहू ईरान के साथ भी यही शर्त माननी पड़ेगी। इसमें यदि अंतर हो गया इस डील में ईरान को लेके और सऊदी अरब को ग्रांट कर दिया और ईरान को डिनाई कर दिया, तो यहां पे प्रॉब्लम होगी और ये फिर कंटिन्यूअस एक कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ शुरू हो जाएगा। जैसे रूस और अमेरिका के बीच बड़े डेकेड तक कोल्ड वॉर चला, तो अब मिडिल ईस्ट का कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, जिसमें सुन्नी मुल्क अलग और शिया मुल्क अलग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तो देखिए, अमेरिका को दोनों को इक्वल ऑफर देना पड़ेगा
वरना देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑन हैंड्स। ठीक है। और शुरू से अमेरिका तो चाहता था कि सऊदी अरब चीन की ओर रुख ना करे, रूस की ओर रुख ना करे, क्योंकि अब सऊदी अरब अमेरिका पे प्रेशर डाल रहा है कि अगर ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मिसाइल से लेके एयर डिफेंसेस से लेके, है ना, पूरा उनको सपोर्ट मिल रहा है, और उनका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी, क्लस्टर बॉम्ब्स, तो कहते हैं ये तो बहुत एडवांस हो गए। तो सऊदी अरब प्रेशर डाल रहा है कि भाई मुझे भी अब कोई ना कोई सोर्स चाहिए एनर्जी का, जिससे कि मेरी इंडस्ट्री 24 घंटे चले, और मैं भी मतलब एक ताकतवर इकोनॉमी और क्या कहते हैं, एक इतना पावरफुल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन जाए कि ईरान उस पर हमला करने की ना सोचे, जो कि हो रहा है। जी। तो अमेरिका को ये टेंशन है कि अगर उसने सऊदी अरब की बात नहीं मानी, तो सऊदी अरब के पास पैसा है, चीन और रूस को हम सब जानते क्या चाहिए, उन्हें चाहिए पैसा, इसके बदले वो ये टेक्नोलॉजी बड़े आराम से सऊदी अरब को दे देंगे। तो अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस और दबदबा मिडिल ईस्ट में रखने को और उसे बरकरार रखने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, उसने ये जो सऊदी अरब का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको उसने बोला है कि वो उसकी रेगुलेटरी ओवरसाइट करेगा, उसे मॉनिटर करेगा, उसकी देखरेख करने वाला है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे भरोसा करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर उनका डिफेंस पैक्ट भी है और अब उन्हें सिविल पर्पज से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की परमिशन भी मिल गई और अमेरिका की कंपनीज वहां पर करेंगी भी, तो क्या ये इतनी ही बात रह जाएगी कि सिविल पर्पज से यूज होगा, या इसके और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे ईरान ने समय के साथ अपनी चीजें बढ़ाई, तो क्या सऊदी अरेबिया भी वक्त के साथ अपनी एनरिचमेंट बढ़ा सकता है क्या? मुझे इतना यकीन है कि सऊदी अरब जानता है कि कौन से मुल्क के साथ कितना रुख करना है ताकि उसको फायदा बना रहे। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बोझ है, और कर्जा उतरवाने के लिए ही उसने पाकिस्तान को एक मिलिट्री पैक्ट जबरदस्ती साइन करवाया, जिसमें उन्होंने अपनी 25 मैकेनाइज्ड डिवीजन को यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पे तैनात करवा दिया है। तो जाहिर सी बात यह है कि जैसे ना तैसे सऊदी अरब तो अपने पैसे वसूल करेगा ही पाकिस्तान से, और उसकी पाकिस्तान की आर्मी से वसूल कर रहा है। और जहां तक उसके रिश्ते बाकी मुल्कों के साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान इतना करीबी है कि वो उसकी हर बात मानेगा। पर जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए किसी और देश से रिश्ते खराब मुझे नहीं लगता सऊदी अरेबिया करना चाहेगा। सबसे बड़ी चीज इजराइल से खतरा है सऊदी अरब को। हाँ, मैं अगला क्वेश्चन सर क्योंकि इजराइल के पास है, तो मैं एक ही मुसलमान अगला सवाल सर जिसके पास। हाँ सर, मेरा अगला सवाल इसी इजराइल से ही संबंधित था कि पूरी जो डेवलपमेंट हुई है, इसमें इजराइल क्या नजरिया रखता है? क्योंकि मैंने खबरें पढ़ी कि इजराइल अमेरिका में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध में है कि सऊदी अरेबिया पे सिविल फैसिलिटीज भी नहीं होनी चाहिए। तो इजराइल का क्या रुख होगा पूरे इस डेवलपमेंट पे? देखिए, ऐतिहासिक तौर पे इजराइल ने हमेशा अपोज किया है कि सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट में नहीं शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ये कट्टर मुल्क है। इनका लीडर कोई भी कट्टर आ गया, उसने परमाणु बम का इस्तेमाल कर लेना बिना दो चीजें सोच के, ठीक है। और इसको मन में रखते हुए इजराइल ने 1981 में सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी बर्बाद किया, और सीरिया का भी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और रिएक्टर जो तैयार हो रहे थे, उसे 2007 में बर्बाद कर दिया था। तो इजराइल ने तो बोला है कि ये जो खाड़ी देश के जितने भी मुल्क है, यदि किसी के भी हाथ में परमाणु बम यदि आ गया, तो उसका एक ही मकसद है कि इजराइल की तबाही। तो इजराइल कतई किसी भी कीमत में इसे होने नहीं देगा, और अगर कुछ होगा भी तो ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके अंदर यहूदी शामिल होंगे, ताकि वो मॉनिटर कर सकें, वो चेक कर सकें कि ये सिविल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है या फिर मिलिट्री यूज के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन कमेटी या फिर जो न्यूक्लियर
प्रोग्राम के जो कमेटी है उसमें यहूदियों का भी पार्टिसिपेशन रहेगा, चाहे किसी को मंजूर हो या ना हो। ठीक बात है तो सर। इजराइल की अप्रोच यही है, टू सेफगार्ड इट्स फ्यूचर एंड इट्स मदरलैंड फ्रॉम एनी मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। सर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में रशिया, खासकर चीन का इनका प्रभाव बढ़ रहा है, क्या सऊदी अरेबिया को ये अनुमति देना, इस एग्रीमेंट पर सहमति देना, चीन और रशिया का मिडिल ईस्ट में बढ़ते प्रभाव को रोकने की भी एक कदम हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए चाइना बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है गल्फ में। मतलब उसने ईरान के साथ 600 बिलियन डॉलर की डील साइन की, और 600 बिलियन में से ये जो युद्ध हुआ है अमेरिका के खिलाफ ईरान का, उसमें अभी तक 25 बिलियन डॉलर ईरान ने चीन ने ईरान के ऊपर खर्चे हैं। चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो, चाहे वो ड्रोन सिस्टम्स हो, चाहे उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को सेटअप करना हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड करने हो, उनकी इंजीनियरिंग टीम भेजनी हो यहाँ पे ईरान में, ये सारी चीजें मन में रखते हुए चीन ने 2020 में साइन किया था पैक्ट ईरान के साथ कि वो ईरान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और उनका स्पेस प्रोग्राम को तैयार करेगा 2045 तक। तो 2045 तक ये जो 600 बिलियन डॉलर की डील है, इसके बदले ईरान लगातार चीन को तेल प्रोवाइड करेगा। तो शर्त ये थी, और चीन ने वादा किया था कि ईरान में वो 5G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क लगवाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आएगा, मिसाइल कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी एक्सपोर्ट करने की बात हुई थी। तो इसमें वॉशिंगटन को जब इस बात की खबर लगी, तो वो कतई नहीं चाहता कि बीजिंग जैसे तैसे किसी भी तौर पे ईरान तक तो पहुंच गए, सऊदी अरब तक ना पहुंच सके। और तो ये रशिया भी यही चाहता था। तो रशिया और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ही ये प्रस्ताव रखा सऊदी अरब को कि अगर आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए तो आप मेरे से ही लो। तो मतलब सऊदी अरब एक सुन्नी वर्ल्ड पावर बनेगा जिसके पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा खुद का, और इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीड करेगा। ठीक है, पर देखा जाए आज की तारीख में तो सऊदी अरब अभी इस मुकाम पे पहुंचा नहीं, और ईरान शिया रीजनल पावर का लीडर बन चुका है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो टू मेंटेन बैलेंस कि ईरान पहले मिलिटरीली इतना पावरफुल हो गया है, और सऊदी अरब को अपने ही बलबूते पे अपनी फौज अब तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका पे ही निर्भर रहे हैं। तो ये निर्भरता ज्यादा देर तक कब तक रहेगी? हमने परिणाम देखी कि वो अपने मिलिट्री बेस तक नहीं बचा सके, तो सऊदी अरब को क्या ही बचाएंगे। तो सऊदी अरब को ये विकल्प लेना ही पड़ेगा, उसे अपना खुद सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो अमेरिका पे निर्भरता है, अमेरिका भी जानता है कि वो ज्यादा देर तक सऊदी अरब का ऐसे प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा परमानेंट तौर पे कि कोई उस पर हमला ना करे। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाली बात आ गई है अब, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। सर, अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में, तो क्या ये जो न्यूक्लियर ट्रायम्फर्ट बन रहा है, इजराइल के पास न्यूक्लियर है ही, तमाम डेवलपमेंट है उसके पास, सऊदी अरेबिया को परमिशन दी गई है सिविल फैसिलिटीज डेवलप करने की, ईरान पहले से ही इस मुद्दे को लेकर अमेरिका से लड़ रहा है। तो ये जो तीन मुद्दे हैं, अब ये जो तीनों देश हैं, अब इन पे किस तरह से डेवलपमेंट होगा इस एग्रीमेंट के बाद? तीनों का क्या रुख होगा एक दूसरे के लिए? देखिए, जहां तक इजराइल की जो पोजीशन है, ठीक है, उसके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, और उसकी पॉलिसी भी रही है कि वो किसी और को न्यूक्लियर वेपन उस रीजन में रखने नहीं देगा। ठीक है, तो वो एक अपना मिलिट्री एज को बरकरार रखना चाहता है, जैसे कि 60 वॉर जो ये 6 खाड़ी के मुल्कों को इकट्ठा हराया था इजराइल ने, तो अपना डोमिनेशन रखना चाहता है जब से यॉम किपुर वॉर हुआ है, कि वो मिलिट्री पावर है इस रीजन का। ठीक है, अब दूसरा क्या है
ईरान अब दावा करेगा कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है, और जो भी एडवांस्ड एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है वो सभी इंटरनेशनल एजेंसीज उसको आके चेक कर सकती हैं, वो हथियार के लिए नहीं है। तो ये शर्त ईरान ने रखी है टेबल पे कि आप आए, देखें, जो करना है, आप हमारा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम देखें, ठीक है। सऊदी अरब के पास अभी तक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने उसके पास, अमेरिका ने कहा कि जब हम मौजूद हैं तो आपको सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्या जरूरत है, हम आपकी सारी नीड पूरी करेंगे, ठीक है। बट ये अभी जो हमले हुए हैं, इसने सऊदी अरब को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज में डाल दिया है कि उसका रक्षक ही कमजोर है, क्योंकि वो मिसाइल से काउंटर नहीं कर पा रहा है। तो आखिरी विकल्प सऊदी अरब के पास क्या है? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहाना तो मार रहे हैं न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम, न्यूक्लियर सिविल, अगर इनके पास बिजली आ गई और राउंड द क्लॉक इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, क्या गारंटी है कि मिसाइल कोई नहीं दागेगा इन पे? मिसाइल तो दागेगा ही। सही बात। तो ये एंड में सबने एक दूसरे को धोखा देना है, और टेबल के नीचे सब कह रहे हैं कि हम लिमिट करेंगे, एनरिचमेंट नहीं करेंगे, है ना, और ये जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पीसफुल है ना, और ये हम IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के रूल्स फॉलो करेंगे, यूएस की जो रीजनल कमिटमेंट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करेंगे, इजराइल के थ्रेट परसेप्शन को भी काउंटर करना है इन्होंने। तो ये एंड ऑफ द डे हथियार की ओर ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए इतना उतावला नहीं होता है जब तक उसका मकसद कुछ और ना हो। तो मकसद, जहां तक मुझे लग रहा है, ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के नाम पे धीरे धीरे इन्होंने अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी मतलब इंश्योर करने के बाद, हाँ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकी 24/7 365 दिन चलेगा, ठीक है, और धीरे धीरे और पैसे आते रहेंगे तो ये और ज्यादा हथियार खरीदेंगे, अपनी फौज को और हाईटेक करेंगे, तो रीजनल डेटरेंस क्रिएट करेंगे ये। एंड नॉन प्रोलिफरेशन इन्होंने वादा किया कि भाई हम आगे किसी को बेचेंगे नहीं, ठीक है। तो पर इनकी कोई गारंटी नहीं है राम, कोई गारंटी नहीं। कल की तारीख में कोई युद्ध पे गया और उसका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब अच्छा चल रहा है, तो वो क्यों नहीं एनरिचमेंट की ओर सोचेगा, अपने ओपोनेंट की कनपट्टी पे काउंटर करने के? परमाणु बम क्यों नहीं रखेगा अगर उसकी कैपेबिलिटी? सर, जिस तरह से अभी युद्ध चला है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर हमला किए बाकी खाड़ी के देशों पे, इन देशों के बीच में हथियार को लेकर तो एक होड़ बनी गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जितने सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इन देशों में ये समझ तो शायद इस युद्ध के बाद, अभी तो ये खत्म नहीं हुआ, जब खत्म हो जाएगा तो ये भावना तो शायद इमर्ज हो ही जाएगा कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए वेपन अच्छे करने होंगे। देखिए, यही एक विकल्प बचा है। पर देखें, या तो इजराइल अपना, जिस दिन इजराइल ने बोल दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन फ्री है, ये सारे खाड़ी के मुल्क उसके ऊपर दोबारा हावी होंगे, जैसे कि 6 मुल्कों ने इकट्ठा हमला किया था इजराइल को। मतलब आप सोचें कि आपके 6 पड़ोसी और 6 के 6 पड़ोसियों ने अन्य दिशाओं से आपके ऊपर हमला बोल दिया, तो आप ना सऊदी अरब पे भरोसा कर सकते हैं, ना आप ईरान पे भरोसा कर सकते हैं, आप खाड़ी के किसी भी मुल्क के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो इजराइल तो इसी माइंडसेट के साथ चलता है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, और वो इंश्योर करेगा कि किसी के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं आए। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल ये जो डील हो रही है इसको होने देगा, और अगर ये डील पूरी हो भी रही है तो इजराइल जैसे ना तैसे इसको सैबोटाज करेगा, या इन पे हमला करके इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे एक आर्म्स रेस की ओर जाने के लिए रोकने वाला है। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।